गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स, और आज हम पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो अभी अगर जो भी 2022 से 2023 के लिए जिनका भी एकेडमिक ईयर है उनके लिए इस चैप्टर में से आधा पार्ट डिलीट है, तो आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर लीजिए। सीबीएसई की वेबसाइट पे वो गिवन है, और इसके साथ ही ये बताते हुए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, तो हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स। इस चैप्टर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है उसमें? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये एक फंडामेंटल चीज़ है। दूसरी चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें एक बेसिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आएगा। तो ये है वो लेमा। क्या कहता है? अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास दिया हो, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए और बी, और अगर कोई और दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको हम क्यू और आर नाम दे रहे हैं, तो उनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अभी ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हम एक सिमिलर सा स्टेटमेंट लगता है। किससे सिमिलर लग रहा है? ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। तो ये लॉन्ग डिवीजन का ही रीस्टेटमेंट है। पर जब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की, तो इसका अप्लीकेशन आएगा। इसको हम अप्लाई करेंगे आगे किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? किसी भी गिवन नंबर को हम उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम प्रोडक्ट का मतलब क्या हो सकता है? अगर कोई भी एक मेरे पास एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक नंबर दिया है 10, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, कुछ इस तरीके से। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही बताता है कि किसी भी गिवन नंबर को हम इस तरह से प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो भी उसके फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे। हर एक गिवन नंबर के लिए यूनिक फैक्टर्स आएंगे। ये नंबर और उसका पावर, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा कैसा होगा? हर एक नंबर के लिए यूनिक होगा। मान लो आपने 15 लिख दिया, तो 15 के फैक्टर्स 2 × 5 ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 10 के फैक्टर्स रह चुके। तो 15 के फैक्टर्स कुछ और आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मतलब क्या होता है? 3 × 5, तो कुछ इस तरह से उसके फैक्टर्स आएंगे। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ पढ़ेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या क्या एप्लीकेशन होगा? पहले तो कोई भी गिवन नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है ये प्रूव करेंगे। तो इर्रेशनलिटी प्रूव करने के लिए बेसिकली यूज करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो सकता है? जैसे √2 है, ये इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है हमें ये भी पता है। कैसा होता है इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म? कि वो रिपीट भी नहीं करेगा डेसिमल के बाद, और रुकेगा भी नहीं, खत्म भी नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली कोई ना कोई अलग अलग नंबर हर बार आते रहेगा। तो इस तरह का नंबर है। अगर हमें प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल है, तो उसके लिए भी हम अरिथमेटिक थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है किसी भी नंबर का डेसिमल फॉर्म जो है, क्या वो खत्म होगा या नहीं होगा, रिकरिंग होगा, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग होगा, इसके बारे में भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। तो चलो अभी स्टडी करते हैं रियल नंबर, जिसमें अभी हमें पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड चीजें पढ़नी। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके स्टार्टिंग वाले पार्ट में, आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग वाले ही पार्ट में सेकंड पेज पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन कहता है कि एक एग सेलर है और उसके पास उसकी बास्केट में कुछ एग्स है, और उसके एग्स का नंबर भी दे रखा है, काउंट दे रखा है कि 150 से लेस है। उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? एग्स आर लेस देन और इक्वल टू 150 से ज्यादा उसके बास्केट में एग्स नहीं आ सकते। और उस क्वेश्चन में डिटेल दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ एग्स है आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में डिटेल्स क्या क्या दे रखे हैं? ये नंबर ऑफ एग्स कुछ इस तरह से है कि अगर आप उसको पेयर में काउंट करोगे तो एक बच जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो अभी इसको हम लिख सकते कि अगर x एग्स है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2a + 1, क्योंकि मैं टूज में या पेयर्स में काउंट कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच जाएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा है वो, यही एक्स एग्स अगर मैं थ्रीज में काउंट करूं तो रिमाइंडर कुछ 2 बच जाएगा, वैसे ही अगर फोर्स में काउंट करूं तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और ऐसा कहां तक दे रखा है उन्होंने, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है 6 तक। अगर मैं 6 में काउंट करूं तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। और वो ये भी कह रहा है फाइनली कि ये मेरे जो नंबर ऑफ एक्स है, एक्स जो है वो 7 के मल्टीपल में है या फिर 7 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मेथड बताया, टेक्स्ट बुक का ही मेथड है। क्या मेथड कहता है कि आपको हर एक नंबर से 7 के हर एक मल्टीपल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा कि 7 वो नंबर है क्या, तो चेक करना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, 3 से डिवाइड करने पे क्या 2 आता है। ऐसी सारी चीजें हमें हर एक नंबर के लिए चेक करनी पड़ेगी। 7 के बाद हमें 14 के लिए चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम का ही एप्लीकेशन है, पर ये थोड़ा हायर लेवल पे आता है। तो इसका एप्लीकेशन हमें इस तरह से अप्लाई करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 2 3 सो ऑन 4 5 6 तक का सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। और वो एलसीएम में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ये सारी इनिशियल सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगा, ये सारी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर लेगा। चलो तो प्रोसेस बताते हैं अभी। तो मेरा आंसर हो सकता है, कैसे निकालूंगा मैं, एलसीएम किसका किसका, 2 3 4 5 6 -1, ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। एलसीएम हमें पता है 2 3 4 5 6। अभी आप इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट पावर, किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर। तो जैसे मुझे 2 चाहिए तो 2 का हाईएस्ट पावर किस में है, 4 में है ऑलरेडी, तो 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही 5 चाहिए, एक 5 होना चाहिए। और 6 किससे बना है, 2 और 3 से, तो क्या एक 3 है तो काफ़ी है, तो एक 3 काफ़ी होगा। और इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 4 5 20, 23 60, 60 -1, ये आंसर हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 59। तो पहली चीज़ हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो अगर 7 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो इसके बाद वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल का सेकंड मल्टीपल हमें फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड टर्म जो भी होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर और क्या होने की पॉसिबिलिटी है, आंसर ये हो सकता है कि 2 × एलसीएम -1। तो 2 × एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 120 होगा, -1, ये आंसर हो सकता है वापस से। तो इसके बाद इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 119। तो अभी आपको 119 को चेक करना पड़ेगा, क्या 7 से डिविजिबल है क्या। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है और बाकी सारी यहाँ से 2 से लेके 3 तक जो भी 5 कंडीशन है वो पक्का सेटिस्फाई पहले से ही हो रही है। हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है कि मेरा गिवन नंबर जो है क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने वही बेसिक एकदम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसको यूज करके हमने ये आंसर फाइंड किया। ओके, तो इसके और भी एप्लीकेशंस हैं जो इसको हम आगे के पार्ट में पढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मेरे पास 2 नंबर है A एंड B, ठीक है, तो इन 2 नंबर्स को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, A = BQ + R, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। यही है बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अभी इसका हम यूज किस लिए करेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। कब यूज करेंगे इसको, एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसको यूज करेंगे। चलो, तो ये बेसिक स्टेटमेंट जो है ये हमें ये बताता है कि किसी भी एक नंबर को, जिसको हम पहले डिविडेंड कहते थे, डिविडेंड को हम डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 455 एंड 42, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ
455 एंड 42, इन दो नंबर्स का एचसीएफ फॉर्म करना है, फाइंड करना है हमें। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो इस फॉर्मेट में इन दो नंबर्स को लिख देंगे। जो भी मेरा बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, उसको मैं ए की जगह दूंगा, और जो मेरा स्मॉलर नंबर होगा उसको बी की जगह दूंगा। तो कुछ इस तरह से 455 इक्वल्स टू 42 इंटू क्यू प्लस आर। तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसमें आ जाए, 455 में आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई कर सकता? 42 को 10 से। तो कितना हो जाएगा? 420, और 455 में से 420 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे बचेगा 35। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप हमें ये है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे जो भी हमारा डिवाइजर है उसको हमें मेन नंबर मतलब एज अ डिविडेंड लिखना है। तो 42 को मैं कैसे लिखूंगा? कुछ यहाँ पे लिखूंगा, और जो मेरा रिमाइंडर है मुझे उसको एज अ डिवाइजर लिखना है। तो 42 इक्वल्स टू 35 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर, कुछ इस तरह से मुझे लिखना है। तो 35 42 के टेबल में 35 के टेबल में 42 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं? 1 तक सिर्फ। 35 1 जा 35। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? क्या रिमाइंडर 0 आया क्या ये चेक करना है। नहीं आया 0, तो और एक स्टेप प्रोसीड करेंगे सिमिलर। इस डिविडेंड को, इस डिवाइजर को मैं एज अ डिविडेंड लिख दूंगा, 35 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इस रिमाइंडर को मैं क्या लिख दूंगा? एज अ डिवाइजर। तो यहाँ पे मैं 7 को यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ। तो ये वो 35 है, ऐसा लिख दिया। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 जा 35, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो फाइनल स्टेप में जो भी मेरा डिवाइजर होगा, या आप कह सकते हो प्रीवियस स्टेप का जो रिमाइंडर होगा, जो स्टेप में 0 आ रहा है उस स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फाइनल स्टेप में जिस स्टेप में 0 आ रहा है उसका जो भी डिवाइजर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल दे रखा है टेक्स्ट बुक में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे दे रखा होगा। एग्जाम्पल 1 क्या सॉल्व करना है हमें? एग्जाम्पल 1। ओके, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? तो टेक्स्ट बुक में देखो 2 नंबर्स दे रखे हैं। कौन से नंबर हैं? 4052 और दूसरा नंबर दे रखा है 12576। तो हमें वही फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड एचसीएफ। इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ? वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर कुछ इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। 12,576 को कैसे लिखेंगे? 4052 इंटू सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लस रिमाइंडर। तो कितना होना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा हमारा 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? तो ये आएगा 12,156। तो यहाँ से हमें सबट्रैक्ट कितना करना है? 12,156। तो ये बचेगा रिमाइंडर 420। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 4,052 यहाँ पे लिखेंगे और 420 को यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से। कैसे लिखा है हमने? ये डिवाइजर को यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे ले आए और रिमाइंडर को यहाँ पे हमने डिवाइजर की जगह पे ले आए, कुछ इस तरीके से। ओके, तो 420 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 10 से तो नहीं कर पाएंगे, 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4200 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। और रिमाइंडर कितना बचेगा ये हमें फाइंड करना होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले कितना आएगा? तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 3780। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से? 3780, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू होगी 272। नेक्स्ट स्टेप में हम वापस से क्या करेंगे? 420 को यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे डिवाइजर की जगह किसको लिखेंगे? 272 को। क्या दूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आप चेक कर सकते हो,
ये रिमाइंडर आएगा 148। नेक्स्ट स्टेप में वापस सेम 272 को यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू 148 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 में तो नहीं आ सकता तो 1 ही होना चाहिए, प्लस रिमाइंडर आ जाएगा आपका 124। नेक्स्ट स्टेप में हम 144 को यहाँ पे ला लेंगे, 148 को यहाँ पे ला लिया और 124 को यहाँ पे ला लेंगे तो 124। वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 148 में से 124 तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 124 को यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइजर क्या होगा हमारा, डिवाइजर होगा 24। 24 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास में आ जाएगा, तो 24 5 जा कितना हो सकता है, 120 होगा, तो 24 5 जा इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 120, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बचेगा। तो बस यहाँ से अभी लास्ट स्टेप ही है हमारा। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 24 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और डिवाइड किससे करना है, 24 को हमें डिवाइजर होगा हमारा 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इसके करीब आ जाए, तो 24 तो ऑलरेडी 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू अगर आप 6 करोगे 4 6 जा कितना आ जाएगा 24, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल स्टेप है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो फाइनल स्टेप का जो डिवीजर होगा, ठीक है, जो डिवाइजर या फिर प्रीवियस स्टेप का लास्ट बट वन स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF ऑफ 12,576 एंड दूसरा नंबर क्या है हमारा 4052 का क्या होगा इज 4, ये हमारा HCF है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया है। तो एग्जाम्पल 2 शो दैट, क्या कहता है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1 होगा। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस फॉर्म में लाना है मुझे नंबर्स, या तो वो 2q के फॉर्म में हो या फिर कुछ इसी तरह से 2q प्लस 1 के फॉर्म में, इस तरह से नंबर्स मुझे रिप्रेजेंट करने हैं। मान लो कोई भी नंबर है और उसके बाद दूसरा नंबर कुछ 2 दे रखा है, ठीक है, तो इन दोनों को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये नंबर x है तो x इक्वल्स टू 2q प्लस r, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि डिवाइजर मेरा 2 है तो मेरा रिमाइंडर किस रेंज में लाई करेगा, तो मेरा r जो होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से लेके 2 तक की रेंज में रिमाइंडर लाई करेगा। रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है और r की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरा नंबर जो है x, ये क्या होगा 2q प्लस 0 या फिर x की वैल्यू क्या आ सकती है 2q प्लस 1। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास हो, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर अगर मेरे पास हो तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2q प्लस 0, इसका मतलब होता है 2q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2q प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर किस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ये 2q के फॉर्म में है और q भी क्या होगा मेरा, q भी नेचुरल नंबर होगा, ये क्वोशंट है, q को q से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वोशंट, तो क्वोशंट भी क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। तो ये 2 इंटू सम नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसे होगा, तो ये नंबर होगा इवन। वैसे ही ये नंबर देखो आप, सेकंड नंबर 2q प्लस 1, कोई इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये जो नंबर है वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर मेरे पास x दिया हुआ है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकता, या तो वो 2q के फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये सारे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के लिए अप्लीकेबल है। चलो तो इसके बाद ये था हमारा एग्जाम्पल 2, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। चलो तो इसको प्रूव करते हैं। मेरे पास वापस से कोई नंबर दे रखा है
और दूसरा नंबर क्या है, ये तो एक ही वैल्यू हो गई नंबर मतलब, और दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो नंबर को हम चलो x कह देते फिलहाल क्या है, और दूसरा नंबर क्या है 4। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 4q प्लस r, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो 0 से लेके मेरा r 4 तक वेरी करेगी। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r 0 हो सकता है, या फिर r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, r 3 हो सकता है। इतने सारे वैल्यूज ये ले सकता है। चलो तो अभी हम x को हर एक फॉर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। x को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4q प्लस 0, या फिर x इक्वल्स टू 4q प्लस 1 होगा, या x की वैल्यू 4q प्लस 2 होगी, या फिर x की वैल्यू 4q प्लस 3 होगी। कुछ इस तरीके से हम नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ 4q, 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही क्या इस नंबर में 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉमन 2q प्लस 1, कुछ इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे नंबर्स है, सारे जो इंटीग्रल नंबर्स है कुछ इसमें इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इन चारों में से एक फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है 4q, ये कैसा लगता है, 4 से डिविजिबल है, क्योंकि q तो मेरा नेचुरल नंबर ही है। 4 से डिविजिबल है का मतलब क्या है, 2 से भी डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल है मतलब ये इवन नंबर है। ये नंबर कैसा है, इवन नंबर। वैसे ही ये देखो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो ये नंबर में से, मतलब ये भी नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो ये दोनों नंबर जो है वो इवन है। वैसे ही ये दो जो नंबर्स है, ये 4q प्लस 1, एक इवन नंबर में आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो ऑड नंबर बनेगा। वैसे ही एक इवन नंबर में आपने 3 ऐड कर दिया, क्या बनेगा, ऑड नंबर बन जाएंगे। तो ये दो जो है ये क्या है, ऑड नंबर्स है। इसका मतलब कोई भी ऑड नंबर में या तो 4q प्लस 1 इस फॉर्मेट में, या फिर 4q प्लस 3 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कोई भी गिवन ऑड नंबर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, गिवन इवन नंबर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो वो 4q होगा या फिर 4q प्लस 2 इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये टेक्स्ट बुक में कोई पेज नंबर 6 पे दे रखा है, पेज नंबर 3 बोला था मैंने गलती से, सॉरी, 6 पे दे रखा है। एग्जाम्पल 4, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and take up the least area of tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो दो नंबर दे रखे हैं हमें, दो टाइप के बर्फी के। एक टाइप की बर्फी जिसके 420 नंबर है, और दूसरा टाइप की बर्फी कुछ 130 है, काउंट है उसका बर्फीज का। इनको स्टैक किस तरह से करना है कि ट्रे का कम से कम एरिया ले, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है उसकी, कि यहाँ पे कंडीशन ये भी बताइए उसने, लीस्ट एरिया भी लेना चाहिए, और हर एक स्टैक में, अगर मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूँ तो ये स्टैक बनेगा, हर एक स्टैक में सेम नंबर होने चाहिए। अगर मैं 15 का स्टैक बना रहा हूँ तो एक स्टैक में 15 बर्फी, दूसरे में 15, तीसरे में 15, कुछ इस तरीके से। तो मुझे यहाँ से बेसिकली समझ में ही आ रहा है कि हर एक स्टैक किसका होना, कितने नंबर का होना चाहिए, इन दोनों का SCF होना चाहिए। तो चलो तो डायरेक्टली इसका SCF फाइंड करते हैं। SCF ऑफ 420 एंड 130 ये फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसका SCF, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे लिखते हैं 420 30 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर। कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 13 के टेबल में देखते हैं, 13 उसके बाद 26 फिर 39, 3 जा, तो 3 जा 390, और इसके बाद कितना रिमाइंडर बच जाएगा, तो 30 रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 130 को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 30 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर। 30 के टेबल में देखते हैं ये कहाँ पे आएगा, तो कहाँ तक आ सकता है ये, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद क्या आएगा 6 9 फिर 12, तो मतलब कितने जा 4 जा,
तो कितना होगा 4 ज़ा 12 मतलब 120 आएगा, और उसके बाद क्या बचेगा 10 बचे। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप 30 इक्वल्स टू 10 इंटू समथिंग, क्या होना चाहिए 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अभी क्योंकि लास्ट स्टेप में रिमाइंडर आ चुका है 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है 10। तो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज कितना है 10। और नेक्स्ट चीज हमें क्या बतानी थी, हर एक स्टैक में हम कितने बर्फीज रख रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक, विल बी कितने रखने चाहिए, हर स्टैक में 10 बर्फीज हमने रखने चाहिए। तो यहां पे हमने ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। इसमें कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।